हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। अभी तक जो लेक्चर ले लिए हैं सभी की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दी गई है, जाके देख सकते हो। और नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाके ले सकते हो। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है बार बार। ठीक है, क्या है? जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कंपाउंड ऑफ स्ट्रेन। ये बहुत ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेन क्या होता है हमारा। आप सभी को पता है EIJ कि हमारा किसके इक्वल होता है मैट्रिक्स फॉर्म में, E11, E12, E13, E21, E22, E23, E31, E32, E33। ये सभी को पता हुआ है। जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेन। और इसके अलावा जितने भी हमारे रिमेनिंग अदर बच गए उनको हम बोलते हैं टेंजेंशियल या फिर हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन कंपोनेंट। बेटा समझ में आया? जो डायगोनल होते हैं उनको हम नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेन बोलते हैं, और जो बच गए उनको टेंजेंशियल या फिर हम शेयर स्ट्रेन कंपोनेंट बोलते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी नाम से आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन बहुत ही लंबा है, जैसे पिछले लेक्चर का लेंथी था उसी प्रकार का लेंथी डेरिवेशन है, इसका ध्यानपूर्वक करेंगे। जो पिछला लेक्चर किया था उसी के ऊपर बेसिस ये हमारा आज का है। हम पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, हमने सीखा था वी नो दैट ए डेल ए इज इक्वल टू AI डेल AI। ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, और हमें वहीं पे सीखा था कि डेल AI हमारा किसके इक्वल होगा? EIJ AI के इक्वल होगा। वहाँ पे A और J किसके इक्वल होगा? 1 2 3 के इक्वल होगा। ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, ये इक्वेशन पिछले लेक्चर में सीखी थी। फिर उसके बाद हमने इस डेल AI की वैल्यू भी पिछले लेक्चर में सीखी थी, और IJ हमारा इसके इक्वल होगा। फिर हमने ये डेल AI की वैल्यू भी पिछले लेक्चर में पुट कर दी थी यहाँ पे। ठीक है, पुट किया, इसकी वैल्यू ये थी, यहाँ पे ये आ गया। अब ये क्या बोल रहा है बेटा? इसके बाद इसको जो इक्वेशन हमारी है इसको डिवाइड बोथ साइड बाई ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ भी ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और इस साइड भी ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो ए स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था? EIJ AJ AI अपॉन ए स्क्वायर हो गया, ये हमारा बच गया। इस साइड क्या बच गया? डेल A अपॉन A बच गया। इस साइड हमारा ये बच गया। अगले पेज पे चलते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे जो वैल्यूज है हमारी I और J के 1 2 3 वो पुट कर दो। अब बेटा किसी को अगर अभी भी IJ की वैल्यू पुट करने नहीं आ रहा ना, तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मत पढ़िए, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी 16 लेक्चर हो गए, अभी तक IJ की वैल्यू पुट करना नहीं आ रहा, तो बहुत ही वो बात है। अब क्या है? I की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 1। जब I की वैल्यू पुट किया तो क्या आया? E1J A1 AJ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? J की वैल्यू पहले पुट करेंगे 1 2 3, तो क्या आएगा? E11 A1 A1 प्लस का साइन, E12 A1 A2 प्लस का साइन, E13 A1 A3। ये हमने किया जब I को क्या लिया? 1 लिया, और J को क्या लिया? 1 2 3 लिया, तो हमारी ये आ गई। अब सिमिलरली अगले केस में क्या करेंगे? I को क्या लेंगे बेटा? 2 लेंगे, और J को क्या लेंगे? 1 2 3 लेंगे, तो हमारा ये आएगा। उससे अगले केस में I को क्या लेंगे बेटा? 3 लेंगे, और J को क्या लेंगे? 1 2 3 लेंगे, तो हमारा ये आएगा बेटा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? इफ इनिशियली द वेक्टर A, पोजीशन वेक्टर A है, हुज कंपोनेंट आर A1 A2 A3। जो इनिशियल वेक्टर A है उसके जो कंपोनेंट है वो क्या है? A1 A2 A3 है, जो कि पैरेलल किसके है? X1 एक्सिस के। क्या है? ये कंपोनेंट है A1 A2 A3, ये पैरेलल किसके है? X1 एक्सिस के, और इट्स लेंथ इज A बिफोर डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब जब उस पे फोर्स कोई अप्लाई नहीं किया, उससे पहले क्या है? लेंथ A है, जब उस पे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, बिफोर डिफॉर्मेशन मतलब उससे पहले। ठीक है, सो दैट A हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? A1 के इक्वल हो जाएगा, A2 A3 हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा किसके पैरेलल है बेटा? X1 एक्सिस के पैरेलल है। तो इसको छोड़ के बाकी हमारा जो X2 और X3 के रहेगा वो 0 हो जाता है पैरेलल के केस में। तो A2 A3 0 हो जाएगा, और A किसके इक्वल हो जाएगा? A1 के इक्वल हो जाएगा। अब A2 A3 की वैल्यू सारी इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो।
A1 को छोड़ के A2 ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी सब 0 हो जाएंगे A1 वाले छोड़ के। तो हमारा यहाँ पे बचेगा बेटा 1/a², तो बाहर था हमारा ये वाला, तो ये बाहर है, अंदर से हमारा क्या बचेगा ओनली E1a²। a² से a² कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा E11। तो E11 किसके इक्वल आ गया, डेल A/a के इक्वल आ गया हमारा ये। सिमिलरली जब हम E22 निकालेंगे तो वो भी इसी के इक्वल आएगा, और फिर E33 निकालेंगे वो भी हमारा डेल A/a ही आएगा। अब आपका क्या है, डेल A क्या है, मैंने अभी बताया था A क्या है, हमारा लेंथ है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे तो डेल A/a, भाई डायमेंशन लेस आएगा ये हमारा, लेंथ अपॉन लेंथ क्या आएगा 1 आएगा, मतलब कोई डायमेंशन नहीं है इसकी। जब कोई डायमेंशन लेस तो हम लिख सकते हैं कि हमारा क्या है, डायमेंशन लेस होगा। Eij क्या आएगा, हमारा डायमेंशन लेस आएगा ना। ये E11 E12 कहाँ से आए, Eij से आए हैं ना, तो पहली वैल्यू पुट की तो हम लिख सकते हैं Eij हमारा क्या आएगा, डायमेंशन लेस आएगा। अब देखो, thus the component E11 of the strain tension represent the extension or change in length per unit length। भाई हमारा क्या आया है, E11 हमने निकाला तो क्या आया, डेल A/a, मतलब E1 क्या आया, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। इसको बोलने का, लिखने का और बोलने का तरीका क्या है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ ऑफ द वेक्टर पैरेलल टू द x1 एक्सिस। ये किसके पैरेलल था, x1 एक्सिस थे। जब E2 निकाला तो E2 भी हमारा चेंज इन लेंथ अपॉन पर यूनिट लेंथ, ये हमारा किसके था बेटा, x2 एक्सिस क्या आएगा। और जब E33 निकालेंगे वो हमारा x3 के पैरेलल रहेगा इस पेज में। तो E1 E2 हमारे सारे डायमेंशन लेस आएंगे, क्योंकि डेल A/a मतलब लेंथ अपॉन लेंथ, भाई कट के डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन नहीं आ रही, तो हम बोल सकते हैं Eij क्या होगा बेटा, कॉल्ड स्ट्रेन टेंसर। Eij क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेन टेंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगला केस क्या लेंगे हम, अब लेंगे इन ऑर्डर टू इंटरसेप्ट जियोमेट्रिकली सच स्ट्रेन कंपोनेंट आर एज E23। अब ये क्या बोल रहा है, पहले ये डायग्राम इस प्रकार से था, तो इसमें हमने E1 वेक्टर लिया हुआ था, E2 वेक्टर और E3 वेक्टर यूनिट वेक्टर लिए हुए थे, x1 एक्सिस, x2 एक्सिस और x3 एक्सिस लिया हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ है कि जब इसको हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब इस पर फोर्स अप्लाई किया तो बेटा ये हमारा A1 डैश आ गया, B1 डैश आ गया, ठीक है, और हमारा C1 डैश आ जाएगा। तो A1 और B1 डैश आया, उसके बीच का एंगल कितना आएगा बेटा, थीटा डिग्री। तो ये हमारा पूरा एंगल कितना है बेटा, 90 का होता है। तो ये वाला जब बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा, या π/2 माइनस थीटा आ जाएगा हमारा वैल्यू, ठीक है ना बेटा। अरे किसके बीच में आएगा, अल्फा 2 3 के बीच में आएगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड एक्सिस के बीच में। तो अल्फा 2 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस थीटा, या फिर हम बोल सकते हैं π/2 माइनस थीटा वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्या बोल रहा है कि ए पोजिशन वेक्टर हमने किसके अकॉर्डिंग लेना है, डायरेक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। तो हमारा ए पोजिशन वेक्टर किसके को आएगा, E2 पोजिशन वेक्टर A2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, ये E2 क्या है हमारा यूनिट वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 0 1 0, और E3 के क्या रहेंगे 0 0 1। E1 के हमारे पोजिशन वेक्टर कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 1 0 0, ये आपने क्लास 12th में पढ़ा है बेटा। E1 E2 E3 क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसके कोऑर्डिनेट ही रहते हैं। और A2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, A2 के 1 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा, और सिमिलरली B3 का करोगे इनके साथ तो ये आ जाएगा हमारा, ये x3 के अप्लाई में आ जाएंगे। जब आफ्टर डिफॉर्मेशन जब इस पे फोर्स लगा देते हैं तो हमें A1 पोजीशन वेक्टर B1 पोजीशन वेक्टर किस में चेंज हो जाएंगे, A डैश में और B डैश में, एंड कंपोनेंट भी को इनके कंपोनेंट भी चेंज हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जब चेंज होंगे तो चेंज हमारा यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट था 0 A2 0, तो चेंज हुए तो बेटा यहाँ भी कुछ चेंज तो आएगा, 0 प्लस डेल A1 आएगा, फिर हमारा A2 के साथ भी डेल A2 होगा प्लस 0 के साथ भी। जब इसको करेंगे तो हम ये आ जाएगा। फिर B1 का भी सिमिलर है, जैसे यहाँ पे लिया हुआ था ना, मैंने कुछ नहीं किया, चेंजमेंट किया, यहाँ पे ओनली चेंज हो रहा है, ऐड कर दिया इसमें, जो ये आए हैं ना इसमें चेंज ऐड कर दिया यहाँ पे, तो हमारा ये आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, इनिशियली बिफोर द डिकम्पोजिशन से पहले ऑफ द बॉडी टू वेक्टर ए एंड बी आर राइट एंगल, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, जो कि आपको मैंने बताया था ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा था। बाद में हमने ये वेक्टर कर लिए 2 वेक्टर, तो इनके बीच में एंगल थीटा ले लिया। बट आप ये बिफोर, उससे पहले जब हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया था उस टाइम 90 डिग्री का एंगल बन रहा था हमारा, ठीक है। जब आफ्टर डिफॉर्मेशन जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाया, दे मेक एक एंगल थीटा, तो उसने मैंने बताया ना ये हमारा था पहले, ये हमारा चेंज हुआ, तो इनके बीच का एंगल क्या है थीटा, विच ईच अदर एंगल बिटवीन ए डैश एंड बी डैश इज थीटा। मैंने यही बताया, ये ए डैश था, ये हमारा बी डैश कंपोनेंट था। तो मैंने यहाँ पे बताया था दोनों एक्सिस, ये x2 एक्सिस थी, ये x3 एक्सिस थी।
तो इन दोनों के बीच में अल्फा 2 3 एंगल हो जाएगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड एक्सिस है। और इनका बचा हुआ एंगल कैसे निकालेंगे, 90 माइनस थीटा, या हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, यह आपने पढ़ा था क्लास 12th में, प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फॉर द डेफिनेशन ऑफ द स्केलर a डैश एंड b डैश वी आर हैव। तो a डैश पोजीशन वेक्टर डॉट b डैश पोजीशन वेक्टर, इसका फॉर्मूला ये होता है, आपने क्लास 12th में पढ़ा है। अब यहाँ पे इसने क्या किया आपको पता है, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। a1 की वैल्यू हमें पता है, a1 डैश की वैल्यू ये है, b1 डैश की वैल्यू ये है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। जब प्रोडक्ट किया, इनकी मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ये आ गया बेटा। अब ये क्या बोल रहा है, नेगलेक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ चेंजेस, जिनके डेल a2 डेल b2 आ रही है, या डेल a1 डेल a2 आ रही है, जो चेंज वाले प्रोडक्ट है, जो बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही स्मॉल है, उनको हम नेगलेक्ट कर देंगे। जब उनको नेगलेक्ट करेंगे तो हमारा दिख रहा होगा ये 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, a2 डेल b2 बचेगा प्लस डेल a2 डेल b2 बचेगा, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों डेल में आ रहे हैं। यहाँ से ये टर्म बच गई, यहाँ से क्या बचेगी, b3 डेल a3 प्लस डेल b3 डेल a3, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये टर्म बचेगी, दो टर्म बच गई। इधर क्या बची थी बेटा, ये बची थी, तो ये कोस थीटा को इधर रख लिया, बाकी टर्म को इसके नीचे भेज दिया यहाँ पे। अब a1 डैश b1 डैश की वैल्यू तो यहाँ भी थी आपके पास, अभी पुट किया ना। अभी इनका क्या है, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। ये बेटा क्या है, मोड या मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, मोड बोल सकते हो। तो निकालने के लिए क्या, अंडर रूट करना पड़ता है, सभी को पता है। अंदर स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट करो और अंडर रूट कर दो। दोनों को हमने अंडर रूट किया। अब इसके अंदर से इन्होंने क्या किया, a2 डेल a2 ये कॉमन निकाल दिया इसके पूरे अंडर रूट के अंदर से। इसके अंदर से जब पूरा इसके अंदर से बाहर निकाला तो अंदर क्या बच गया, डेल a1, और इसके लिए जो कॉमन लिया ये बच जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, प्लस में डेल a3 बचेगा, उसके नीचे फिर यही पूरी टर्म कॉमन और उसकी पावर हाफ। सिमिलरली इसमें हमने b3 डेल a b3 ये बाहर निकालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। और जितनी भी ये हायर ऑर्डर टर्म है, जितने भी स्क्वायर वाली टर्म है, ये बेटा नेग्लेक्ट हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि सभी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होंगी। तो इनको जब भी मैंने लिखा हुआ -1 लेस देन 1 लेस देन 1, ये सारी हट जाएंगी। जब ये सारी हटेगी तो अप्लाई हम बाइनल थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो हमारी क्या बचेगी अंदर, मैंने बताया ना 0 हो जाएंगी हायर ऑर्डर वाली टर्म, तो हमारी ये बच जाएगी, ये टर्म बचेगी, ओनली ये टर्म बचेगी। तब यहाँ से फिर इसने क्या है, a2 कॉमन लिया, a2 कॉमन लिया तो 1 प्लस डेल a2 अपॉन a2 बच गया। यहाँ से इसने b3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, 1 प्लस डेल b3 अपॉन b3 बच गया। फिर इसने क्या है, ये दोनों टर्म ब्रैकेट वाली इनको ऊपर लेके गया तो -1 हो गया बेटा। फिर इसने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया तो -1 का अंदर प्लस था, दोनों जगह माइनस का साइन आ गया। फिर वही बात है, इस चेंज वाली टर्म को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल a2 डेल b2 आएगा। तो डेल वाली टर्म बहुत छोटी होती है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 0 0 हो जाएगी हमारी। तो हमारी ओनली यहाँ से क्या बचेगी, ये टर्म बचेगी बेटा। यहाँ फिर इसने क्या किया, a2 से a2 कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे अलग अलग लिखेंगे a2 b2 और यहाँ लिखेंगे b3 a2, तो b3 से b3 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा हमारा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये आ गई। अभी हमें पता था कि डेल ai किसके इक्वल है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो वीडियो शुरू की थी तो बताई थी, डेल ai किसके इक्वल है, eij डेल aj के इक्वल। अब वही i की वैल्यू पुट करो बेटा। डेल हमने यहाँ से क्या निकाला, डेल ai इज इक्वल टू eij aj। यहाँ पे i की वैल्यू क्या ले ली बेटा, 3 ले लो। जब 3 लिया तो 3 पुट कर दिया, फिर जो j की वैल्यू है वो 1 भी लो, 2 भी लो, 3 भी लो, तो हमने ले लिया यहाँ पे। और मैंने बताया था x एक्सिस की पैरेलल है, तो a1 a3 क्या है हमारा 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा, a1 ये 0 हो जाएगा, a3 ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा e2 e32 a2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, e32 की वैल्यू निकालो, यहाँ से a2 को इस साइड भेज दो, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली फिर इसने डेल bij निकाला, इसमें भी सेम b1 b2 0 हो गए, तो यहाँ से इसकी ये वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यू जो दोनों वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन नंबर 3 जो cos थीटा की वैल्यू थी, जो हमारी cos थीटा की वैल्यू ये आई है, इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, यही वैल्यू आई है ना, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो पुट किया तो ये क्या बचेगा, e32 प्लस e23, और ये क्या है, सिमेट्रिक है बेटा। सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है, e32 किसके इक्वल होता है, e23 के इक्वल, दोनों इक्वल है, तो हम e32 के जगह भी क्या पुट कर देंगे, e23 पुट कर देंगे। तो e32
प्लस सॉरी 23 E23, तो क्या हो जाएगा 2E23 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और हमने थोड़ी देर पहले बताया था अल्फा 23 एंगल इसके बराबर है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा 23 माइनस π/2 थीटा की वैल्यू यहाँ से ये निकाल लिया, थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखा तो ये आया हमारा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अभी हमें पता है कि डिफॉर्मेशन बहुत ही स्मॉल है हमारा, तो साइन अल्फा 23 किसके हो जाएगा, अल्फा 23 के इक्वल हो जाएगा, तो किसके इक्वल रहेगा 2E23 के इक्वल रहेगा हमारा, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो लिख सकते हैं 2E3 रिप्रेजेंट डिक्रीज इन राइट एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विच वर इनिशियली डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव x2 एंड x3 एक्सिस। इसी प्रकार से हम सिमिलरली वी कैन गिव द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ E12 एंड E3, हमने E11 का निकाला था, इसी प्रकार E12 थी, E313, E22, E21, E22 किसी का भी निकाल सकते हैं, जिस प्रकार से हमने ये स्टेप लिया है उसी प्रकार हम सबकी जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये था आज का लेक्चर, जो कि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था हमारा, इसको ध्यानपूर्वक देखना, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।